हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज कुमार और आपके सामने दोबारा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। पिछली कक्षा हमने हिंदी की जब ली थी तो हमने ये जाना था कि स्वर का उच्चारण किस किस प्रकार करेंगे, और वो सभी जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया सभी आप NCERT के अनुरूप पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी साइड बुक हैं, अब उनके अनुरूप भी देख लेते हैं। हल्का सा जो हमने पहले पढ़ा है उसको रिवीजन ले लेते हैं। हमने ये जाना था कि जो वर्ण हैं, आपके वर्ण दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे? स्वर थे और व्यंजन थे। और स्वर भी तो कितने प्रकार के थे? स्वर भी आपके 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? पहला था लघु, दूसरा था दीर्घ और तीसरा था आपका पलु। और मैंने ये भी जाना था लघु कौन से हैं? लघु वो होते हैं जिनका उच्चारण 1 बार होता है। और दीर्घ कौन से हैं? दीर्घ वे हैं जिनका उच्चारण 2 बार है। और प्लुत कौन से हैं? जिनका उच्चारण 3 बार है। और रटने के लिए मना करा था और कहा था कि समझिए, पिछली बार भी समझा चुका हूँ आपको। जैसे जो मैं लिख रहा हूँ उसमें जल्दी पहचानिए कि कौन से दीर्घ है और कौन से आपके लघु हैं। पिछली कक्षा में मैंने ये देखा था, जब मैंने आपको उच्चारण करना सिखाया था तो ये भी आपको बताया था, तो लघु वे थे जिनका उच्चारण सिर्फ 1 बार होगा, मतलब ध्वनि खिंचेगी नहीं। जब ध्वनि खिंचेगी नहीं तो उच्चारण भी 1 ही बार होगा। और इसमें अ, ई, उ और री, ये क्या है? ये आपके लघु स्वर हैं। जबकि दीर्घ की अगर मैं बात करूं, दीर्घ में आ, ई, उ, ऐ, औ और औ, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके दीर्घ हैं। ये पिछली कक्षा में मैं पढ़ा चुका हूँ। पिछली कक्षा में ये भी पढ़ाया था। अगर मैं मूल स्वर की बात करूँ वह 11 है, जबकि अगर मैं किसकी बात करूँ? कुल स्वर की बात करूँ, कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर आपके 13 हैं। अच्छा, ये दोनों कौन है? ये दोनों अयोगवाह हैं। अयोगवाह का मतलब होता है जिससे हमें पता लगे कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, नाक से आ रही है, मुख से आ रही है, या उसका जो केंद्र है वो कहाँ पर है। ये सब हमें देखा था अयोगवाह में। 2 तरह के क्वेश्चन पर चर्चा भी करी थी कि अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वर कितने प्रकार के, तो कितने? 11 प्रकार के। और अगर पूछ लिया जाए कि मूल स्वर कितने प्रकार के, वो भी 11 प्रकार के। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि कुल स्वर की संख्या कितनी है, वो कितनी थी? वो 13 थी, क्योंकि अयोगवाह भी इसमें आ चुके थे। चलिए अब चलते हैं आगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मात्राएं, मात्राएं पूछ लिया जाए कि आपके मूल स्वर में कितनी मात्राएं हैं, देखते हैं। क्या इसकी कोई मात्रा है? नहीं है। इसकी मात्रा हाँ जी है, इसकी मात्रा बिल्कुल है, इसकी मात्रा बिल्कुल, इसकी भी है, और इन सभी की हम देखते हैं मात्राएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मात्राएं देख रहे हैं तो मात्राएं देखने पे हमें ये पता लगता है कि इन सब में कुछ ना कुछ मात्राएं जरूर हैं। और जब मात्राएं हैं इन सभी में कुछ ना कुछ, उससे हम ये भी देखेंगे कि अगर ये पूछ लिया जाए कि कुल कितनी मात्राएं प्रयोग होती हैं स्वर में, तो अब देखते हैं कितनी मात्राएं प्रयोग होगी। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अगर मात्राएं की बात करें, कितनी मात्राएं हैं? 10 मात्राएं हैं। याद रखिएगा, क्योंकि भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एक जगह मैंने देखा था ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। चलिए अगला, मात्राएं हमने जान ली। मात्राएं जानने के बाद हम ये देखते हैं कि लिखने में कितने स्वर का प्रयोग करता है और बोलने में हम कितने स्वर का प्रयोग करते हैं। हमारे मूल स्वर कितने थे? 11। कुल स्वर कितने थे? 13। अब बात करते हैं बोलने में या फिर उच्चारण करने में। उच्चारण करने में कितने स्वर का प्रयोग होता है? री और अयोगवाह हटा देते हैं। तो अब देखिए, उच्चारण में 10 स्वर का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी कुछ पढ़कर चलना है। चलिए आगे देखते हैं।
अगर हम आगे देखें तो अब हम चर्चा करते हैं किस पर, दीर्घ स्वर पर चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ स्वर को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। कैसे बांट दिया हमने ऐसे बांट दिया कि जब हम ये देखते हैं, जब कोई भी स्वर अपने खुद के स्वरूप के साथ मिलकर एक नए स्वर की रचना करता है, जैसे आ में क्या था, दो अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। जबकि इस स्वर मैंने क्या देखा, इसकी बात कर लेते हैं। अ के साथ जब ऊ मिलता है तब इसे औ के नाम से जानते हैं। देखा मैंने यहाँ पर अंतर देखिए, जब एक ही स्वरूप के दो वर्ण मिलते हैं वह निर्माण करते हैं नए वर्ण या नए स्वर का। जब दो अलग अलग स्वरूप के स्वर मिलते हैं और वो निर्माण करते हैं अलग वर्ण या अलग स्वर का, तो इन्हें कहेंगे संयुक्त दीर्घ स्वर, और इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहेंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं हमारे पास कितने मूल दीर्घ स्वर हैं, तो हम जानेंगे कि हमारे पास 3 मूल दीर्घ स्वर हैं। और हमारे पास कितने संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, हमारे पास 4 संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं और उसके बाद हम चलते हैं व्यंजन की ओर। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन देखिए और मुझे उनके उत्तर बताइए। सभी कमेंट में आंसर जरूर देंगे। पहला प्रश्न आपसे ये है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? स्वर और व्यंजन। दूसरा क्वेश्चन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से थे? लघु, दीर्घ और आपका प्लुत स्वर, ये 3 हुआ करते थे। तीसरा क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि जो ओम है, इस तरह जो मैंने ओम लिख दिया, ये किस स्वर का एग्जाम्पल है? जल्दी से करिए, क्या सोचिए और उसका उत्तर दीजिए। याद करिए, अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले ही और पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। जिसका 3 बार उच्चारण हो जाए वो कौन सा स्वर होगा? वो प्लुत स्वर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, ये लीजिए, आपके सामने 4 वर्ण लिख दिए हैं और आपको पहचानना है संयुक्त दीर्घ स्वर कौन सा है या फिर संयुक्त स्वर कौन सा है। पहचानिए इसमें से कौन सा होगा। अभी बिल्कुल अभी पढ़ाया, जो 2 अलग अलग वर्ण से मिलकर बना होगा वही क्या होगा? वही आपका संयुक्त दीर्घ स्वर होगा। तो आंसर क्या गया? आंसर गया औ। चलिए आगे और पूछ लेते हैं इसमें से क्वेश्चन। अगर मैं आपको बात करूं, ये सभी आप दिख रही हैं, आपको स्वर है, और पूछ लूं कि स्वर में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है, तो बताइए स्वर में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? तो स्वर में 10 मात्राओं का प्रयोग होता है। चलिए अब मैं ये भी पूछ लूं आपसे कि स्वर के अंदर उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर का प्रयोग होता है? कुल स्वर बताने हैं कि उच्चारण की दृष्टि से कुल स्वर कितने होंगे? तो मैंने अभी बताया है कि कुल 10 स्वर होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अगर हम आगे देखें, पिछली बार हमने ये जाना था कि जितने भी ये स्वर थे इनको उच्चारण करना सीखा था, और जब इनको उच्चारण करना सीखा था तो इसमें एक नई चीज और ऐड कर देते हैं। क्या है? व्रतमुखी और फिर अव्रतमुखी। व्रतमुखी और अव्रतमुखी। देखिए, आपको पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि सभी चीज़ पढ़ाई जाए।
ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए और वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसलिए मेरी कोशिश है सभी बुकों को पढ़कर हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए व्रतमुखी और अव्रतमुखी की भी चर्चा कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है, ये तो आप एकदम समझ जाओगे। व्रतमुखी से तात्पर्य है जब किसी भी स्वर को बोलते समय जो हमारे होठ है वो गोल आकृति बनाएंगे। व्रत मतलब गोला, अगर व्रत मतलब गोला है तो इसका मतलब होठ भी कैसे आकृति बनाएंगे? गोल आकृति बनाएंगे। और अव्रत का मतलब है गोल आकृति नहीं बनाएंगे। जब मैं इन सभी स्वर का उच्चारण करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर, चलिए लिख लेते हैं दोबारा, सभी स्वर लिख लेते हैं और फिर देखते हैं उनमें व्रतमुखी और अव्रतमुखी कौन कौन से हैं। इतना मैं लिख रहा हूँ, आप अपने मन में देखिए या फिर किसी भी कॉपी पर लिख कर देखिए कौन से व्रतमुखी होंगे और कौन से अव्रतमुखी होंगे। व्रतमुखी कौन से होते हैं? जो आपके बोलते समय होठ की गोल आकृति बना देते हैं, और अव्रतमुखी जो गोल आकृति नहीं बनाते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, इतना मैं इन स्वर को लिख रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं। अगर मैं बात करूं ऊ और ऊ की, तो मैं जानता हूं इन्हें बोलते वक्त हमारे जो होठ हैं वो गोल आकृति बना लेते हैं। और लास्ट में औ और ओ को बात करूं तो इन्हें भी बोलते वक्त हमारे जो होठ हैं वो गोल आकृति बना लेते हैं। इसका मतलब ये दोनों कैसे हुए? ये दोनों व्रतमुखी हुए। और ये दोनों कैसे हुए? ये अव्रतमुखी हुए। और जो सभी बचे वो कैसे हुए? वो सभी आपके अव्रतमुखी हुए। वापिस रिपीट कर लेते हैं। ऊ और ऊ, औ और औ को बोलते समय हमारे जो होठ हैं वो गोल आकृति बना रहे थे, इसलिए दोनों कैसे हुए? व्रतमुखी हुए। और जो दूसरे बचे वो कैसे हुए? वो अव्रतमुखी हुए। चलिए शुरू करते हैं अब अगला पड़ाव, क्योंकि स्वर तो पढ़ चुके हैं, व्यंजन की ओर चलते हैं। चलिए व्यंजन देखते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्यों? कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। पहले हमने स्वर की परिभाषा पढ़ी थी। स्वर किन्हें कहा जाता है? स्वर उन्हें कहा जाता है जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ती है, मतलब अपने आप में आज़ाद हैं। जैसे मैंने जाना था अ को बोलने के लिए किसी भी स्वर या वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए ये अपने आप में आज़ाद है और इसे स्वर कहा जाता है। जबकि म को बोलने में क्या करना पड़ रहा है? अ की मदद लेनी पड़ रही है, इसलिए म क्या है? म एक व्यंजन होगा। ये क्या लगा दिया? इसे कहते हैं हलंत। जब हमें किसी भी वर्ण या फिर किसी भी ध्वनि में छिपा हुआ दूसरा वर्ण निकालना होता है तो इस हलंत को लगा के उसे निकाल दिया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजन से। और व्यंजन में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को पढ़ने से पहले हल्का सा वापिस रिवीजन लीजिए और बताइए मुझे जो मैंने अभी बताया है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होगी। व्यंजन की परिभाषा होती है जब किसी भी वर्ण को बोलते वक्त हमें स्वर की मदद लेनी होती है तो उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? स्पर्श व्यंजन की परिभाषा होगी जब किसी भी वर्ण को बोलते समय या व्यंजन को बोलते समय कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतक और ओष्ठक, मतलब हमारा गला, हमारे दांत, हमारी जीभ, हमारे होठ, इन सब का प्रयोग होता है या फिर जीभ इन सब से टकराती है तो उन्हें सबको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंठ वाले व्यंजन, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धन्य, फिर दंतक और फिर औष्ठक। और अब इसको याद करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। आपको याद रखना है कचटप, क च
ट, त और प। कचट, तब आपको याद रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे, और इसे शुरू करने से पहले आपसे कुछ पूछना जरूर चाहूँगा। ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, पढ़े भी होंगे बचपन में। इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हमने बचपन में ये पढ़ा है कि इसे अंगह कहते हैं और इसे अड़ह कहते हैं। दोनों के उच्चारण में फर्क है क्योंकि प्रयोग होगा अभी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं क्या आएगा। क, ख, ग, घ। यहाँ पर क्या आएगा? बचपन में हम कहा करते थे अंग खाली, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं अंग। चलिए आगे देखते हैं। च, छ। आगे क्या आएगा? आगे है च, छ, ज, झ। अब यहाँ की बात है क्योंकि उच्चारण भी तो सुधारना है आपका। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये आएगा, इसे कहते हैं क्या है? इसे कहते हैं अय्या। चलिए आगे देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ। आगे बताइए आगे क्या आना चाहिए? आगे आएगा अणे। त, थ, द, ध, न। आगे प, फ, ब, भ और म। ये सभी के सभी आपके स्पर्श व्यंजन हैं। और अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें, अगर ये पूछ लिया जाए कि उन व्यंजनों को बताइए जो कंठ से बोले जाते हैं, ये रहा कंठ वाले। पूछ लिया जाए तालु, पहले तो बात करेंगे तालु कहते किसे हैं। कंठ का मतलब याद रखिएगा, जब गले पर जोर पड़ता है वह सभी व्यंजन कौन से हैं? कंठ है। जब गले पर जोर नहीं पड़ रहा पर आवाज गले की तरफ से ही आ रही है वह तालु। जब हमारी जीभ टकराती है ऊपरले भाग से उसे कहा जाता है मूर्धन्य। जब हमारी जीभ टकराती है दांत से उसे कहा जाता है दंतक। जब आपकी आकृति होठ की आकृति गोल बन जाती है उसे कहा जाता है ओष्ठ। सबको याद रखना है। और मैं पूछ लूँ इनकी संख्या कितनी है? हम देखते हैं इनकी संख्या है 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद हम पढ़ते हैं अंत्यस्थ। अंत्यस्थ व्यंजन पढ़ते हैं और परिभाषा बहुत जरूरी है, परिभाषा की जिक्र करते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन वह व्यंजन है जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में बोले जाते हैं। और इस परिभाषा पे प्रश्न भी आ चुका है। कौन कौन से व्यंजन हैं? य, र, ल और व। ये सभी के सभी किस तरह के व्यंजन हैं? ये सभी आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। और इनको भी इन्हीं प्रकार बोलना सीखते हैं जैसे अभी हमने इन सभी व्यंजनों को बोलना सीखा। अगर हम य की बात करें, य बोला जाता है तालु से। र की बात करें, र बोला जाता है मूर्धन्य से। ल की बात करें, ल बोला जाता है दंत से। और व की बात करें, वो बोला जाता है दंत प्लस ओष्ठक से। इन सभी को याद रखना है। ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा किस जगह से ध्वनि आती है। य की तालु से, र की मूर्धन्य से, ल की दंतक से और व की दंत प्लस ओष्ठक से। याद रखना है सारे के सारे। चलिए अंत्यस्थ को बात करने के बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं। ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें और इसमें देखें, पहले परिभाषा देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। पहले हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, अंत्यस्थ की परिभाषा, ऊष्म की परिभाषा। जब किसी भी व्यंजन को बोलते समय किसी भी उष्मा का प्रभाव आए, मतलब घर्षण करें वो, और उस घर्षण करने के बाद हमें पता लगे कि कुछ ना कुछ उष्मा प्रोड्यूस हो रही है, उसे ही हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें श, श, श,
और ह देखने को मिलता है। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी ऊष्म व्यंजन है और इन ऊष्म व्यंजन को भी हम बोलना सीखेंगे। जैसे इन्हें बोलना सीखा ना, उसी प्रकार उनको भी बोलना सीखते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्या है, ये आएगा आपका तल। अच्छा, इसका बिल्कुल ही आसान है, याद रखिएगा, ये मूर्धन्य से आता है। ये दोनों बिल्कुल आसान थे, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी अगर बात करें, ये दंतक से बोला जाता है और अगर इसकी बात करें, ये कंठ से बोला जाता है। ये सभी आपको याद रखने हैं। 25 ये, 4 वो और 4 8, 4 ये, कितने हो गए टोटल 8, और 25 और 8 कितने होते हैं 33। तो आज हमने 33 व्यंजन के बारे में जिक्र करा। चलिए आगे और चर्चा करते हैं। इनके अलावा कुछ और व्यंजन भी होते हैं, जैसे जिन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन है आपके ड और ढ, ये आपके द्विगुण व्यंजन हैं। याद रखिएगा इन चीजों को आप। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।